हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2019 को हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने पेपर सेकंड के सीडीपी के क्वेश्चन देखे थे। आज की वीडियो में हम एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो 31 से लेकर 60 तक देखेंगे। एक वीडियो में 30 क्वेश्चन देखेंगे और बाकी के बचे हुए 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वॉसजेस पर्वत। तो बताएं 31 का ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, वॉसजेस पर्वत। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये कह रहा है कथन ए कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये कह रहा है कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए, बी एंड सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट कह रहे हैं आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब को प्रभावित में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। बात तो सही कह रहे हैं। बी कह रहा है कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनता है। सी कह रहा है संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तो बताएं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। किस ऑप्शन में है तीनों सही? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कह रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? फर्स्ट कह रहा है मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल और समताप मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मध्य मंडल मेजोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है ऋतु प्रवास, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट कह रहे हैं लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऋतु प्रवास है मोमेंट ऑफ पीपल, लोगों के आवागमन से। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कह रहा है जो अस्थायी पवन है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। बात तो सही कह रहा है। जो अस्थायी पवनें होती हैं ये पवनें जो होती है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, इसलिए तो हम उसे अस्थायी पवन कहते हैं। बी कह रहा है पश्चिम एवं पूर्व पवनें इनके उदाहरण हैं। तो बताएं सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका ना सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और बी भी सही है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये कह रहे हैं ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। किस चीज़ के उदाहरण है? फर्स्ट कह रहा है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार के वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कह रहा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्च आवाज पर निर्भर करती है। तो बताएं 38 का सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट कह रहे जलवायु वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्च आवाज पर निर्भर करती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत है आपका। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। फर्स्ट कह रहे हैं यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो फर्स्ट है बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, मोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, नेचुरल गैस आई मीन प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में, एशिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? जो सही नहीं है वही आपको बताना है। फर्स्ट कह रहे हैं ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। ये तो सही है कि जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये भी ये सही है कि इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। थर्ड कह रहा है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। फोर्थ कह रहा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ऐसा नहीं है, तो आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी खनिज अधात्विक, कुछ धात्विक भी होते हैं। सारे नॉन मेटल नहीं होते हैं, कुछ मेटल भी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका गलत है, और जो सही नहीं है वही आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इधर आपका नर्मदा घाटी है और इधर कुछ आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रह लगभग 25। तो चलिए इनको मिलाते हैं 42 का। तो 42 का ना आपका नर्मदा घाटी के बारे में ऐसा क्या है जो इससे मैच खाता है, क्योंकि सब अलग अलग दे रखा है। इधर नर्मदा घाटी है, वज्जी है, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो आपका जो नर्मदा घाटी है वो हो जाएगा आपका आखेट और संग्रह है जो नर्मदा घाटी है। तो आपका ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं ए का 2 हो जाएगा। आपका वज्जी का हो जाएगा आरंभिक गणतंत्र है, तो बी का 1 हो जाएगा आपका। गारो पहाड़िया आपका आरंभिक कृषि है, तो सी का आपका 5 हो जाएगा। मतलब पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा। गंगा घाटी के बारे में है, ये गंगा घाटी जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर हैं, तो डी का आपका 3 हो जाएगा। 2 1 5 3। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो क्या है, तो आपके प्रथम नगर हैं, ई का 4 हो जाएगा। 2
फर्स्ट, 5 एंड थर्ड एंड फोर्थ। पहले 2 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, उसके बाद फर्स्ट है, उसके बाद फिफ्थ है, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद फोर्थ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये कह रहा है नीचे कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी कह रहा है आपका लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो बताएं 43 का सही आंसर क्या होगा। तो आपका ए है वो गलत हो जाएगा, पर आपका जो बी है वो सही है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए गलत है किंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये कह रहा है नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए कह रहा है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। कथन बी कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताएं 44 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथन ए सही है और कथन बी भी सही है, लेकिन ये बातें अलग अलग कर रहा है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा कि सही तो दोनों हैं पर ये व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो फर्स्ट कह रहे हैं कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल्य अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश की शैल्य चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ये कह रहा है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में। तो आपको पता है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को सरकारी संस्थानों में पढ़ाया जाता था? तो ऐसा नहीं है ना, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। एक निश्चित फीस लेकर, क्या सारे बच्चों का एक निश्चित फीस था? नहीं, जो बच्चे पेरेंट्स के उतने उनके जो उस टाइम के पेरेंट्स थे उनका इनकम कितना था उस हिसाब से बच्चों की फ़ीस होती थी। जैसे कोई बच्चे एकदम गरीब घर से आते हैं तो उनकी फ़ीस बहुत कम होती थी, ना के बराबर होती थी, और जो अच्छे घर से हैं जो फ़ीस दे सकते हैं तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती थी। तो एक निश्चित फ़ीस नहीं थी, तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेती में काम करते थे। फोर्थ कह रहा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। नहीं, उस टाइम कोई ऐसा कुछ नहीं होता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। साल भर बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब फसल की कटाई के समय छोड़कर, फसल की कटाई जब होती थी तो उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होते थे जिनको अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, तो वो पूरे साल तो पढ़ते थे। जब फसल की कटाई का समय आता था वो पढ़ाई, उनकी क्लासेस नहीं होती थी, और जब वो खेती में काम करते थे तो उस टाइम भी उनकी छुट्टी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये कह रहा है नीचे 2 कथन ए और बी 18 एंड 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में हैं। तो कथन फर्स्ट कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग समय को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ऐसा नहीं है, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। कथन बी कह रहे हैं प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो ये आपका सही है। आपका ए गलत है पर आपका बी सही है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ये कह रहा है BCE का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कॉन्टेम्प्रेरी एरा। तो इसका सही आंसर आई होप कि आपको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, बिफोर कॉमन एरा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो हम कैसे मानते हैं इस बात को, ये आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट कह रहा है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। क्या हमें ये लेख से पता चलता है कि उस समय शुतुरमुर्ग होते थे? तो नहीं ना, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। कह रहा है महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। थर्ड कह रहा है शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलिखित है। क्या मौखिक है? तो नहीं है ना, तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन मिलता है। इनका इस यहाँ से पता चलता है कि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल के शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हाँ ये हिस्ट्री कुछ बहुत सालों पहले ये चीज़ें रहती थी, दुनिया में थी, तो कैसे मानते हैं? उनके अवशेष मिलते हैं उससे मानते हैं, ताकि जो लिखा मौखिक रहता है हम उससे मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो बताएं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? कोई एक कारण तो है नहीं, लोग बाग इसके बारे में अनुमान लगाते हैं। जो इतिहासकार लोग हैं वो इनके बारे में अनुमान लगाते हैं। किताबों में भी कोई एक रीज़न नहीं दे रखा है, क्योंकि आज तक पता नहीं चला है कि इनका पतन कैसे हुआ था। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है। जो सी है वो आपका गलत हो जाएगा। ए बी डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। क्या ये बात सही है? सेकंड कह रहा है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो बताएं यहाँ बौद्ध धर्म के अंतर्गत के पूछ रहे हैं, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। बुद्ध की प्रतिमाएं बनानी जाने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ये कह रहा है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगल वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो बताएं खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दिल्ली में बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दिल्ली से बंगाल दूर है ना, तो जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। सेकंड कह रहा है
अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो बताएं 53rd का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, जो अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था? तो फर्स्ट कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। बात तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करी। आपका ये गलत हो जाएगा। भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है वही आपको बताना है। फर्स्ट कह रहा है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो हो जाएगा आपका लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ये कह रहा है भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? फर्स्ट कह रहा है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का क्या न्यायालय के खिलाफ आप संसद में अपील कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका गलत हो जाएगा। राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। क्या आपका ये सही है 57 का थर्ड? तो नहीं, आपका ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो बात बिल्कुल सही है। अगर आपका हाई कोर्ट में ऐसा कुछ गड़बड़ होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? जो नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी दोनों मौजूद हैं, मतलब कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अफ्रीका के बारे में पूछ रहे हैं तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है आपको, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों होती है? तो फर्स्ट कह रहा है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहते हैं। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो बताएं 60 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके सीटेट के पेपर में हेल्प नहीं, बहुत हेल्प करेगी। जब आप पेपर देने बैठेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको समझ आएगा कि आपको लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। अगर आप करेंगे तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करें। थैंक यू।